आज हम लेखक यशपाल की कहानी लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कहानी के बारे में कुछ। सबसे पहले उसके लेखक के विषय में हम कुछ बात करना चाहेंगे कि लेखक यशपाल जो है उनका जीवन कैसा है। आज हम कहानी पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल, जिनका जन्म हुआ 1903 में पंजाब के फिरोज़पुर छावनी में और इनकी मृत्यु का वर्ष है 1976। इनके प्रमुख उपन्यास हैं झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात। और इनके कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। आइए अब लखनवी अंदाज के बारे में जानते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखक और साथ ही साथ नवाब साहब। सारी कहानी इन्हीं दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और निष्कर्ष जो है इस पाठ का लेखक ने ये दिया है कि जब बिना खीरा खाए उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना में हमें ये आभास हो जाता है कि हमारा पेट भर गया है और पेट भरने की डकार आ जाती है, तो भला बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा अनुसार कहानी की रचना क्यों नहीं हो सकती। ये प्रश्न जो है लेखक ने इस कहानी के माध्यम से पाठकों को स्वयं हल करने के लिए छोड़ दिया है। लेखक का ये मानना है कि बिना घटना और पात्रों के भी कहानी की रचना की जा सकती है और ये उसका ऐसा ही एक प्रयास हम लोग कह सकते हैं। आइए अब कहानी के बारे में जानते हैं कि यशपाल ने अपनी इस कहानी को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। लखनवी अंदाज। इस कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। लेखक कहता है कि कुछ लोग आज भी बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं और वो चाहकर भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ लेखक यशपाल ने इस रचना के माध्यम से ये भी सिद्ध करना चाहा है कि बिना पात्रों और कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना का निरूपण ज़रूर किया जा सकता है। इस कहानी में लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का भी वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध ही नहीं रखता। आज के समाज में इस दिखावटी संस्कृति को आसानी से देखा जा सकता है। लेखक एकांत में बैठकर किसी नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसीलिए उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया। उसने सोचा था डिब्बा खाली होगा और मैं आराम से बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकता हूँ। तो जैसे ही गाड़ी छूटने वाली थी वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वो खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक नवाबी नस्ल के सज्जन पुरुष विराजमान थे। अब लेखक का उस डिब्बे में आना उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सामने बिछाए हुए तौलिए पर 2 खीरे रखकर बैठे हुए थे। अब नवाब साहब को लगा कि एक साधारण सा व्यक्ति जो है उन्हें इस तरीके से इस हालात में देखेगा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। नवाब साहब की आंखों में एक उपेक्षा का भाव आ गया था, लेकिन लेखक ने उन्हें नज़रअंदाज करना ही उचित समझा। उसने उन्हें उनकी तरफ जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से देखा तो सही, लेकिन जैसे उसे लगा कि नवाब साहब बिल्कुल ही उपेक्षा का भाव अपनी आंखों में लिए बैठे हैं, तो लेखक ने बात ना करना ही मुनासिब समझा। अब वहाँ लेखक बैठ तो गया और लेखक होने के नाते नई नई कल्पनाएं उसके मन में उठ रही थीं। वो अलग अलग बातें सोच रहा था। कभी उसे लगा कि शायद अकेले यात्रा करने के विचार से ही नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे होंगे, और दूसरी बात उसके दिमाग में ये आ रही थी कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु किसी के सामने खाने में शायद उन्हें संकोच अनुभव हो रहा है। तो ये दोनों ही बातें लेखक सोच रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कनखियों से नवाब साहब को चुपचाप देख भी रहा था। नवाब साहब ने भी उन्हें देख लिया और वो समझ गए कि लेखक उनसे कुछ जानना चाह रहा है। तो नवाब साहब ने उन्हें आदाब अर्ज़ करते हुए खीरा खाने के लिए पूछा, तो लेखक ने उसे आदर सहित अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे खीरा नहीं खाना। इसके बाद नवाब साहब ने सामने रखे दोनों खीरे उठाए, उन्हें धोया, तौलिए से पोंछा और फिर जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिरों को काटा और उन्हें चाकू से गोदकर उन्होंने उसकी झाग निकाली और बड़ी ही सावधानी से छीलकर तौलिए पर सजाया। फिर उस पर जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो छिड़क दी। लेखक को उन्होंने एक बार फिर से पूछा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे, लेकिन लेखक जो है वो अभी भी अपनी बात पर अटल था। उसने चाहते हुए भी अस्वीकार कर दिया। चाहता तो था, लेकिन फिर भी उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर नवाब साहब ने बड़े ही अंदाज से खीरे की फांकों की तरफ देखा और खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। फिर एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, उसे बड़े ही प्यार से सूंघा और स्वाद के आनंद से ऐसे लग रहा था उनकी पलकें मुंद रही हों। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से नीचे उतारा
और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार सब फांकों को एक एक करके उन्होंने बाहर फेंक दिया और अंत में तौलिए से हाथ पहुंचकर वो लेखक को इस तरह से देखने लगे कि मानो कह रहे हों कि देखा, ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका। फिर वे थककर लेट गए। लेखक सोच रहे थे कि चाहे ये तरीका नज़ाकत से भरा हुआ था, लेकिन इससे उदरपूर्ति हो पाना संभव नहीं है। लेखक की ओर देखकर उन्होंने कहा कि जनाब, खीरा लजीज तो होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि खीरा खाने में तो लजीज होता है, लेकिन आसानी से पचता नहीं है और मैदे पर खामखा बोझ डाल देता है, इसलिए नहीं खाया। ये सुनकर लेखक के तो ज्ञान चक्षु खुल गए और वो ये सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भरे होने की डकार आ सकती है, तो भला बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये थी कहानी लखनवी अंदाज, जिसमें लेखक जो है उसने बड़ी ही खूबसूरती से पतनशील सामंती वर्ग व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे कि पाठ में एक शब्द आया है मुफस्सिल, जिसका अर्थ है केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द। पैसेंजर ट्रेन तो हमें पता ही है, यात्री गाड़ी। उतावली यानी जल्दी, फुंकार करना, तेज़ आवाज़ करना। दाम यानी किराया। एकांत अकेले बैठना। प्रतिकूल विपरीत, उल्टा। निर्जन होता है खाली। नवाबी नस्ल मतलब नवाबों की जाति का। बर्थ का अर्थ यहाँ पर आएगा ट्रेन की सीट जो है। सफ़ेद पोश मतलब भला इंसान। पालथी मारना, टांगे मोड़कर बैठना, जिसे हम चौकड़ी मारना भी बोल देते हैं। सूझ यानी विचार, विघ्न, बाधा। शौक करना मतलब आनंद के लिए किसी चीज़ को खाना या उसका उपभोग करना। किफ़ायत, बचत। मंझला दर्जा मतलब बीच का दर्जा। कनखियाँ, आँख के किनारों से देखना। आदाब अर्ज़ अभिवादन का एक ढंग है। शौक फरमाना मतलब आनंद लेना। भाव परिवर्तन यानी भाव का बदलना। भांप लेना, समझ जाना। शराफत यानी कि सज्जनता, लथेड़ लेना, शामिल करना। और किबला सम्मानपूर्वक किसी को संबोधित करना होता है। गोदना मतलब चुभाकर। एहतियात, सावधानी। फाँक यानी टुकड़ा, हाजिर करना, देना। सुर्खी, लाली। भंगिमा होते हैं चेहरे पर आने जाने वाले भाव। स्फुरण मतलब फड़कना। प्रक्रिया, पूरी की पूरी विधि। और प्लावित होना मतलब भर आना। वल्लाह, खुदा कसम यानी सचमुच। शौक कीजिए मतलब खाइए। पनियाती यानी कि रसीली, मुंह में पानी आना। निभाना, निभाना। मैदा होता है पाचन शक्ति। और सतृष्ण यानी प्यासी, पलकें मुंदना, आंखें बंद होना। तस्लीम होता है सम्मान। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब होता है शिष्टता। नफासत यानी स्वच्छता। नज़ाकत, कोमलता। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका स्थूल अस्तित्व हो ही ना, जो दिखाई ही ना दे। उधर होता है पेट। तृप्ति होती है प्यास। लजीज यानी स्वादिष्ट। और शकील होता है भारी, जो आसानी से पचता नहीं। नामुराद यानी अभागा। और ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र।